हेलो फ्रेंड्स, इन समर हिल के क्रिकेट क्लासेस में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग सीडीपी के अगले सेक्शन की ओर चलेंगे। हमारा सेक्शन फर्स्ट जो था वो कंप्लीट हो गया है। अध्याय 1 से लेकर के अध्याय 12 तक का जो खंड था वो खंड ए था, यानी कि उससे कुल 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। बाकी जो 2 सेक्शन बचे हुए हैं, सेक्शन बी में 3 पार्ट हैं और इन 3 पार्टों से 5 सवाल पूछे जाते हैं। और फिर सेक्शन सी में कुल मिला करके इधर 12 3 15 और उधर 5 2 7 8 चैप्टर सेक्शन सी में आपको पढ़ने होंगे। उसमें से आपको 10 सवाल पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा सीडीपी का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो सेक्शन बी की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सेक्शन बी का जो पहला पार्ट है, यानी कि कुल मिलाकर के अध्याय 13 जो है वो है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा मैंने इसका हेडिंग रख दिया है। ऐसे आप सिलेबस में देखोगे तो वहाँ है विविध पृष्ठभूमि के बालकों की पहचान, यानी कि जो हमारे कक्षा में बालकों का समूह होगा वो विविध पृष्ठभूमि के होंगे, डाइवर्स बैकग्राउंड उनका होगा, डाइवर्सिटी होगी उनके बीच में। तो हमें उनको पहचानना है और आइडेंटिफाई करके फिर उसके अनुसार से उनके अधिगम स्तर को बढ़ाने के लिए उपयुक्त उपाय सोचने होंगे। तो ये दरअसल समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है। समावेशी शिक्षा क्या है, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। ये पूरी तरह से समावेशी शिक्षा का ही चैप्टर है, इसलिए मैंने इसका हेडिंग समावेशी शिक्षा रखा है। समावेशी शिक्षा को इंक्लूसिव एजुकेशन कहा जाता है अंग्रेजी में। और इसका अर्थ क्या है, इसके अर्थ को समझेंगे। तो समावेशी शिक्षा का मतलब होता है शिक्षा समान रूप से सबके लिए। शिक्षा समान रूप से सबके लिए, अर्थात जो भी बच्चे हमारे विद्यालय में आएंगे, विद्यालय के पोषक क्षेत्र में, अब जैसे कि विद्यालय का जो निर्माण किया जाता है वो पोषक क्षेत्र के आधार पर निर्माण किया जाता है। आपके आरटीई एक्ट 2009 लागू होने के बाद 1 किलोमीटर के परिधि के अंदर जो बसावट है, जहां मानव जनजाति या जाति रहती है, तो वहां पे 1 किलोमीटर के अंदर प्राथमिक विद्यालय का निर्माण करना है और प्रत्येक 3 किलोमीटर के अंदर जो है एक मध्य विद्यालय का निर्माण होना है। तो इसके कारण से विद्यालय अब सुलभ हो गए हैं और लगभग हर एक मानव जनजाति जहाँ भी है, वहाँ बसावट का जहाँ भी क्षेत्र है, मानव आबादी जहाँ भी है, तो 1 किलोमीटर के अंदर प्राथमिक विद्यालय और 3 किलोमीटर के अंदर मध्य विद्यालय आपको मिल जाएंगे। तो ये तो बात थी विद्यालय की स्थापना की। अब जब विद्यालय आपके गांव तक पहुंच गया है, आपके कस्बे तक पहुंच गया है, तो विद्यालय का जो पोषक क्षेत्र होगा, तो उस पोषक क्षेत्र में जितने भी बालक होंगे उन सभी को उसी विद्यालय में समान रूप से पढ़ाना है, समान रूप से शिक्षा देना है। और यही समावेशी शिक्षा का मूल उद्देश्य है कि जितने भी प्रकार के बच्चे होंगे, चाहे वो सामान्य बच्चे हों, असामान्य बच्चे हों, असामान्य बच्चों से हमारा तात्पर्य होगा विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, जो भी बच्चे जैसे शारीरिक अक्षमता वाले हों या हो सकता है आर्थिक रूप से पिछड़े हों, तो उन सभी को एक समान रूप से शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा कहलाता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समावेशी शिक्षा का अर्थ समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं इसके अगले टॉपिक्स की ओर, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण है एनसीईआरटी की परिभाषा। एनसीईआरटी ने समावेशी शिक्षा के संदर्भ में क्या परिभाषा दी है, आइए उसको जानते हैं। एनसीईआरटी का कहना है कि धर्म, जाति, लिंग, समाज, परिवार के आधार पर बिना भेदभाव के एक ही विद्यालय में समान रूप से शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा है। ना तो हम धर्म के आधार पर बच्चों में विभेद कर सकते हैं, ना उनके जातिगत मामलों में हमें विभेद करना है, ना ही लिंग के आधार पर हमें बच्चों को अलग अलग आंकना है, ना ही तो उनके पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति के ऊपर हमें कोई भी कमेंट करना है। सबको एक साथ लेकर के एक समान रूप से शिक्षा देना है और यही शिक्षा समावेशी शिक्षा कहलाती है। अब चलते हैं इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की ओर। किन ऐतिहासिक घटनाओं ने समावेशी शिक्षा की नींव रखी, समावेशी शिक्षा की परिकल्पना को, समावेशी शिक्षा की संकल्पना को जन्म दिया, उसके बारे में जानते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो योगदान रहा जोमेशियन विश्व सम्मेलन का। जोमेशियन विश्व सम्मेलन जो है 1990 में आयोजित किया गया था थाईलैंड में। थाईलैंड के जोमेशियन नामक नगर में यह सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें से
विश्व के 50 प्रमुख देशों ने भाग लिया था और यहाँ जो निकल करके आया निष्कर्ष कि सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्य निर्धारित किए गए, वो चाहे बालक हो, प्रौढ़ हो, वृद्ध हो, सबके लिए शिक्षा के लक्ष्य निर्धारित किए गए। शिक्षा की महत्ता को समझा गया, शिक्षा की आवश्यकता को समझा गया, क्योंकि बिना शिक्षा के विकास संभव नहीं है। तो जितने भी उसमें देश शामिल थे उन सब ने एक लक्ष्य रखा कि शिक्षा सबके लिए हो, और वहीं से निकल कर के आया प्रौढ़ शिक्षा, वृद्ध शिक्षा आदि जो शिक्षा की अलग अलग पद्धतियां हैं वो वहीं से निकल करके आएंगी। दूसरा हमारा है सलमान का विश्व सम्मेलन, जो कि 1994 ईस्वी में स्पेन में हुआ था। स्पेन में आयोजित यह सलमान का विश्व सम्मेलन, जिसमें विश्व के लगभग 92 देशों ने भाग लिया था। 92 देशों के प्रतिनिधि थे, जो शिक्षाविद प्रमुख होते हैं वो थे, साथ ही साथ कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं थी, लगभग 25 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इसमें शामिल थी। तो उन सब ने मिलकर के समावेशी शिक्षा की नींव रखी। इस सम्मेलन को समावेशी शिक्षा की नींव कहा जाता है, क्योंकि यहीं से समावेशी शब्द निकल करके सामने आया। समावेशी शब्द की उत्पत्ति जो है सलमान का विश्व सम्मेलन से ही निकल करके सामने आया। इसका विषय क्या था? इसका विषय था विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बालकों के लिए विश्व सम्मेलन, सुलभता व क्षमता। विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बालक, ऐसे बालक जिन्हें शिक्षा के धारा में लाने के लिए विशेष आवश्यकता की जरूरत होती है। इसको हम लोग आज के समय में CWSN के नाम से जानते हैं, चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड्स। तो इसके बारे में ये जो विषय है, ये सलमान का विश्व सम्मेलन जो आयोजित हुआ था उसका ये प्रमुख विषय था। और उसका उद्देश्य क्या था? सामाजिक, बौद्धिक, शारीरिक, आर्थिक, भाषाई आदि दृष्टि से पिछड़े बालकों को एक साथ शिक्षा उपलब्ध करवाना, ये इस आयोजन का, इस सम्मेलन का उद्देश्य था। अब इसके बाद आते हैं NCF 2005 के ऊपर। तो NCF 2005 में समावेशन की नीति का वर्णन है, और यह जो है अध्याय 4 जो कि है विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण, इसके इकाई 4.3.2 में समावेशन की नीति का उल्लेख किया गया है, जिसमें कहा गया है कि बच्चों को, चाहे वो किसी भी वर्ग से आते हों, किसी भी क्षेत्र से आते हों, किसी भी सामाजिक बैकग्राउंड से आते हों, सामाजिक पृष्ठभूमि के बालक हों, उन सबको एक साथ शिक्षा देना है, और शिक्षा देने के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखना है। तो इसके बारे में हम लोग और भी आगे पढ़ेंगे, अलग अलग पॉइंट्स हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स की ओर। तो आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक्स की ओर। हमारा जो अगला टॉपिक है, वंचित बालकों के समूहों के प्रकार। हमारे समाज में वंचित बालक जो हैं उनके कुछ समूह बनाए गए हैं, उन समूहों को हम लोग जानेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो समूह है वो है SC/ST कैटेगरी के बालक। SC और ST का मतलब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। तो SC और ST के जो बालक होते हैं, तो उनका जो परिवार है, उनकी जो सामाजिक स्थिति है, वो मध्यकालीन भारत से ही बहुत ही पिछड़ी स्थिति में, बहुत ही दयनीय स्थिति में हम कह सकते हैं, उनका पारिवारिक और सामाजिक स्थिति जो है रहा है। और भारत की आज़ादी के बाद इनके उत्थान के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए, और इसी संदर्भ में संविधान में धारा 15(4), 45 और 46 में SC/ST बच्चों के लिए शिक्षा मुहैया कराने के लिए राज्यों की प्रतिबद्धता की बात कही गई है कि राज्य इन बच्चों के शिक्षा की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और इसी संदर्भ में राज्य में अनुसूचित जाति एवं जनजाति विद्यालय की स्थापना भी किया गया। तो दूसरा जो है आर्थिक दृष्टि से वंचित बालक। आर्थिक दृष्टि से वंचित बालक में वैसे बालक आएंगे जिनके परिवार की आर्थिक स्थिति दयनीय होती है, जो मजदूरी करते हैं, वेंडर होते हैं। तो ऐसे घर के जो बच्चे होते हैं वे आर्थिक दृष्टि से पिछड़े बालक होते हैं, और इन बालकों के लिए भी समावेशी शिक्षा के तहत शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ने का प्रावधान किया गया है।
तीसरा है विशेष आवश्यकता वाले बालक। इसको हम लोग CWSN के नाम से जानते हैं, चाइल्ड विथ स्पेशल नीड, विशेष आवश्यकता वाले बालक। तो ये ऐसे बालक होते हैं जिनको हम लोग सिंपल भाषा में कहें तो दिव्यांग या विकलांग, जो शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं। तो शारीरिक रूप से जो अक्षम होते हैं, जैसे कोई पैर से विकलांग है या फिर कोई हाथ से है, तो इस प्रकार की जो दिव्यांगता होती है बच्चों में, तो ऐसे बच्चों को विशेष आवश्यकता होती है। इन्हें अलग से कुछ सहयोग, अलग से कुछ सपोर्ट की भी आवश्यकता होती है और विद्यालय में इनके लिए विशेष प्रावधान किए जाते हैं। इनके लिए कुछ विशेष तरह के विद्यालय का जो भौतिक निर्माण होता है उसमें भी परिवर्तन किया जाता है, जैसे कि रैंप बनाया जाता है ताकि इन्हें चढ़ने उतरने में आसानी हो सके। चौथा है अधिगम अयोग्यता वाले बालक। अधिगम अयोग्यता वाले बालक, इनको हम लोग उस कैटेगरी में रखेंगे जहां IQ जो है वो सामान्य से नीचे होता है। अधिगम अयोग्यता, मानसिक अक्षमता इसको कह सकते हैं, मेंटल डिजेबिलिटी या लर्निंग डिजेबिलिटी कह सकते हैं। तो लर्निंग डिजेबिलिटी अधिगम है, यहाँ तो लर्निंग ही होगा, मेंटल नहीं होगा। अधिगम अयोग्यता, लर्निंग डिजेबिलिटी वाले बालक जो होंगे वे भी समावेशी शिक्षा के तहत उन्हें भी मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया जाता है। अब देखिए अगला जो पॉइंट है हमारा कि समावेशी शिक्षा की विशेषताएं क्या है। तो समावेशी शिक्षा की विशेषताओं को हम लोग जान लेते हैं। तो समावेशी शिक्षा की जो पहली विशेषता है यह विविधता पर आधारित है, डाइवर्सिटी के ऊपर बेस्ड है, आधारित है। क्योंकि समावेशी शिक्षा के तहत हम उन सभी बालकों को एक ही छत के नीचे, एक ही विद्यालय में, एक ही वर्ग कक्ष में पढ़ाने का प्रावधान रखा गया है, ताकि उन बच्चों में एकरूपता आए, समरसता की भावना आए, सहयोग की भावना आए। अगर ऐसा हो कि एक जो प्रतिभाशाली बालक हैं उनके लिए अलग विद्यालय बना दिया जाए और जो मंदबुद्धि के बालक हैं उनके लिए अलग विद्यालय बना दिया जाए, जो शारीरिक रूप से अपंग हैं उनके लिए अलग विद्यालय बना दिया जाए, तो इससे क्या होगा कि बचपन में ही उन्हें हम खंड खंड में तोड़ देंगे और इससे क्या होगा कि सामाजिक एकीकरण की भावना का विकास नहीं हो पाएगा, बल्कि विभेदीकरण की भावना का विकास होगा। बचपन से उनमें यह भावना उत्पन्न हो जाएगी कि मैं उससे अलग हूँ, तो यह बिखराव की भावना को लेकर के आएगा। इसलिए समावेशी शिक्षा की परिकल्पना हुई और इसके तहत उन सभी बच्चों को, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा देने की प्रावधान की गई। दूसरा है विशेष आवश्यकता वाले बालकों को सामान्य बालक के साथ शिक्षा देना। यह भी समावेशी शिक्षा की विशेषता है कि इसमें जो शिक्षा की प्रणाली होगी तो उसमें जो विशेष आवश्यकता वाले बालक होंगे वे सामान्य बालक के साथ ही शिक्षा ग्रहण करेंगे। तीसरा है नकारात्मक अभिवृत्ति वाले बालकों के लिए शिक्षा। नकारात्मक अभिवृत्ति वाले बालक कैसे होते हैं? तो ऐसे बालक उस कैटेगरी के होते हैं जिनमें नेगेटिविटी ज्यादा होती है। ये जो शब्द है अभिवृत्ति, तो अभिवृत्ति का मतलब एटीट्यूड होता है, किसी व्यक्ति का अपना नजरिया होता है। तो अगर किसी व्यक्ति के अंदर नकारात्मक अभिवृत्ति आ जाती है तो वह पढ़ना नहीं चाहता है। जैसे कोई बालक है, वह अपने घर में देख रहा है कि उसके जो बड़े बुजुर्ग हैं वे पढ़ लिख कर गए लेकिन उन्हें नौकरी नहीं लगी, तो वह कहता है कि जब उनको नौकरी मिली ही नहीं तो मैं पढ़कर क्या करूँगा। तो यह एक तरह की नकारात्मक अभिवृत्ति है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा का लक्ष्य नौकरी प्राप्त करना नहीं है। शिक्षा का लक्ष्य जीवन को उद्देश्यपूर्ण ढंग से जीना है। तो वहाँ पे बच्चे में नकारात्मक अभिवृत्ति है और उसने पढ़ाई को छोड़ दिया, तो वैसे बालकों को भी समावेशी शिक्षा के तहत शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के प्रावधान किए गए हैं। चौथा है पाठ्यक्रम के कारण पिछड़े बालक। ऐसे बालक होते हैं जो किसी कारणवश बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं और उसके कारण क्या होता है कि उनका पाठ्यक्रम पिछड़ जाता है और वे पढ़ाई में रुचि लेना बंद कर देते हैं, विद्यालय आना बंद कर देते हैं। तो ऐसे बालकों को भी समावेशी शिक्षा के तहत विद्यालय में पुनः प्रवेश दिया जाता है और उन्हें उसी कक्षा में प्रवेश दे करके अलग से उनके लिए समय निर्धारित करके उनको टेकअप कराया जाता है। उनका जो भी बाधित पाठ्यक्रम होता है उसे पूरा कराया जाता है।
पांचवा है अनुपयुक्त योजनाओं के कारण पिछड़े बालक। अनुपयुक्त योजनाओं के कारण कुछ सरकार की ऐसी योजनाएं होती हैं कि जब कहीं पुनर्वासित क्षेत्र होता है, जैसे कहीं पे अगर बांध का निर्माण हो रहा है तो उसके बगल में जो गांव है उस गांव के लोगों को दूसरे जगह निर्वासित कर दिया जाता है, दूसरी जगह बसने के लिए कह दिया जाता है। और वहां के जब बच्चे दूसरे स्थान पे जाते हैं तो उनके लिए सरकार कुछ अलग सी योजनाएं अगर नहीं बनाती हैं तो अनुपयुक्त योजनाओं के कारण वे पिछड़ जाते हैं। और अभी वर्तमान परिदृश्य में देखें तो इस उदाहरण को हम बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि अभी कोरोना महामारी के दौरान जो लॉकडाउन की अवधि चल रही है तो उसमें बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अनुपयुक्त योजनाओं के कारण शैक्षिक दृष्टिकोण से पिछड़ते जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास शिक्षा पहुंच नहीं पा रही है, वे विद्यालय नहीं पहुंच पा रहे हैं और शिक्षा किसी भी प्रकार से उनके पास पहुंच नहीं पा रही है। जो लोग टेक्नोलॉजी से बिल्कुल दूर हैं, अज्ञानता के, उनके घर में अज्ञानता ही अज्ञानता है, उनके गार्जियंस भी पढ़े लिखे नहीं हैं, तो ऐसे बच्चे शिक्षा की मुख्य धारा से बिल्कुल दूर हो चुके हैं। तो ये सरकार की अनुपयुक्त योजनाओं के कारण हो रहा है। इसके लिए अच्छी तरह से उपयुक्त योजनाओं को बनाना होगा ताकि वे सारे बच्चे भी शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ सकें, उन्हें भी शिक्षा के वातावरण, उन्हें भी शिक्षा का परिवेश मिल सके, ऐसी योजनाएं बनानी चाहिए। अब जो छठा है विशिष्ट जीवन यापन करने वाले बालक। विशिष्ट जीवन यापन का मतलब यहाँ हुआ ऐसे कुछ जो मानव की जातियां होती हैं जो कबीलों में रहती हैं, जैसे बंजारा। तो ये लोग क्या होते हैं कि एक जगह पे कहीं टिक कर के रहते नहीं हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते रहते हैं, तो इनके बच्चों की शिक्षा दीक्षा बिल्कुल भी नहीं हो पाती है। तो समावेशी शिक्षा में ऐसे बालकों को भी शिक्षा देने का प्रावधान है, ऐसे बालकों को भी शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रावधान किया गया है। और इसके बाद है आवश्यकता। तो समावेशी शिक्षा की आवश्यकता के पीछे कुछ कारण थे और उनमें से जो प्रमुख कारण है वो ये है कि सामान्य मानसिक विकास हेतु समावेशी शिक्षा के तहत सभी प्रकार के बच्चों को एक ही छत के नीचे, एक ही विद्यालय में, एक ही कक्षा कक्ष के एक ही वातावरण में शिक्षा देने का प्रावधान किया गया। इससे क्या होगा कि उनके सामान्य मानसिक विकास होंगे, उनमें सामान्य मानसिक विकास होगा जिससे कि वे अपने आप को अलग थलग महसूस ना करें। अभी मैंने कुछ देर पहले चर्चा किया था, यदि अलग अलग प्रकार के बालकों को अलग अलग विद्यालय बना करके वहां पढ़ने का प्रावधान कर दिया जाए तो बचपन से ही उनमें अलगाव की भावना उत्पन्न हो जाएगी। वे अपने आप को अलग थलग महसूस करेंगे, दूसरों से अलग समझेंगे खुद को। तो इससे क्या होगा कि सामान्य मानसिकता की भावना का विकास नहीं हो पाएगा और इससे जो सामाजिक एकीकरण का लक्ष्य है, शैक्षिक एकीकरण का लक्ष्य है, वो प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो ये जो दूसरा और तीसरा पॉइंट है, तो सामाजिक एकीकरण हेतु, शैक्षिक एकीकरण हेतु और चौथा है समानता के लिए। समावेशी शिक्षा के तहत ये सारी आवश्यकताएं पूरी होंगी। सामाजिक एकीकरण होगा क्योंकि जब बच्चे एक साथ पढ़ेंगे तो उनमें सहयोग की भावना आएगी, एकरूपता की भावना आएगी। वे एक दूसरे को अपने से अलग नहीं समझेंगे, अपने जैसा ही समझेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, जिससे क्या होगा कि सामाजिक एकीकरण की भावना का विकास होगा। वे जब बड़े होंगे, जब उनकी शिक्षा पढ़ाई खत्म हो जाएगी, उसके बाद वे समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकेंगे। तो सामाजिक एकीकरण का लक्ष्य से प्राप्त होगा। तीसरा है शैक्षिक एकीकरण। शैक्षिक एकीकरण भी तभी हो पाएगा जब हम सभी प्रकार के बच्चों को एक जैसी, एक समान शिक्षा प्रदान करें। और समानता के लिए, चूंकि समानता हमारे लोकतंत्र का मूल आधार है और इसमें सभी लोगों को एक समान माना गया है, इसलिए लोकतांत्रिक मूल्य को बनाए रखने के लिए भी समानता आवश्यक है और समावेशी शिक्षा में समानता का एक मुख्य लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। अब आते हैं कि समावेशी शिक्षा के उद्देश्य क्या है। आखिर समावेशी शिक्षा जो लाया गया है उसका लक्ष्य क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो इसमें जो पहला पॉइंट है, असमर्थ या विशेष आवश्यकता वाले बालक को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना। वैसे बालक जो असमर्थ हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, बौद्धिक रूप से, इन सभी रूपों से यदि वे
अपने आप को असमर्थ पाते हैं, तो ऐसे बालकों को हमें ढूंढना होगा और उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना होगा। एक विद्यालय का यह कर्तव्य बनता है, विद्यालय परिवार के जो सदस्य होते हैं, जो शिक्षकगण होते हैं, जो प्रधानाध्यापक होते हैं, तो उनका जो पोषक क्षेत्र होता है, तो वे पोषक क्षेत्र में घूम घूम करके बालपंजी तैयार करते हैं और उस बालपंजी में गांव के उस पोषक क्षेत्र के विद्यालय जिस पोषक क्षेत्र में आता है, पोषक क्षेत्र का तात्पर्य हुआ कि जैसे मान लीजिए कि कोई गांव है, एक छोटा सा गांव है और उस गांव में एक प्राथमिक विद्यालय या एक मध्य विद्यालय है, तो उस विद्यालय के वह विद्यालय जो है उसका पोषक क्षेत्र वह गांव हो जाएगा। प्राथमिक विद्यालय है तो 1 किलोमीटर का रेडियस, ठीक है। इसको इस तरह से समझे, पोषक क्षेत्र समझने की जरूरत है, क्योंकि आप लोग जब शिक्षक बन करके विद्यालय में जाओगे तो विद्यालय का 1 किलोमीटर का जो रेडियस होगा प्राथमिक विद्यालय का, पीएस प्राइमरी स्कूल का, तो 1 किलोमीटर का जो रेडियस होगा वह पोषक क्षेत्र कहलाएगा। और अगर मिडिल स्कूल है तो उसका रेडियस 3 किलोमीटर का होगा और इस 3 किलोमीटर के अंदर जितने भी परिवार आएंगे वो उस पोषक क्षेत्र के, उस विद्यालय के पोषक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। तो प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय या मध्य विद्यालय का एक बाल पंजी होता है और इस बाल पंजी को इसीलिए तैयार किया जाता है, इसमें जन्म से लेकर के 14 आयु वर्ग तक के बच्चों का पूरा आंकड़ा होता है, पूरा डाटाबेस होता है और इसके द्वारा यह पता किया जाता है कि कौन सा बच्चा किस प्रकार का है। अब जैसे कि जब सर्वे करने के लिए हम लोग जाते हैं तो यह पता चल जाता है कि कोई बच्चा अगर दिव्यांग है तो वह किस प्रकार से दिव्यांग है। सामान्य बच्चा है तो उसका सारा डाटाबेस तैयार किया जाता है और जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनका डाटाबेस तैयार किया जाता है। तो वो कॉलम जो बना होता है तो उस कॉलम में से पता चल जाता है कि कौन सा बच्चा दिव्यांग है या फिर कौन सा बच्चा सामान्य है। तो इस प्रकार से जो असामान्य बच्चे हैं, असमर्थ बच्चे हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, उनकी जानकारी मिल जाती है और फिर उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जाता है। उन्हें विद्यालय लाने के विशेष प्रावधान किए जाते हैं और सरकारें भी उनके लिए अलग से कुछ सहयोग करती हैं, जैसे विशेष छात्रवृत्ति उन्हें दी जाती है, विशेष प्रकार के इक्विपमेंट्स दिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई अगर पैर से दिव्यांग है तो उनके लिए बैसाखी दिया जाता है या ट्राईसाइकिल दिया जाता है। कोई अगर अल्प दृष्टि का है तो उनके लिए चश्मे दिए जाते हैं। कोई अगर श्रवण बाधित है तो उनके लिए सुनने का यंत्र दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो भी विशेष आवश्यकता वाले बालक होते हैं तो उन्हें विद्यालय में ये सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। दूसरा है आत्मनिर्भरता की भावना का विकास होना। ये जो दूसरा मुख्य उद्देश्य है कि आत्मनिर्भरता, सभी बच्चे जो हैं आत्मनिर्भर बन सके, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से आते हो, किसी भी क्षेत्र से आते हो, किसी भी बैकग्राउंड से आते हो, तो वे सभी आत्मनिर्भर बन सके। सामान्य बच्चों के साथ जब असामान्य बच्चे एक साथ मिलकर के पढ़ेंगे तो उनमें सहयोग की भावना का विकास होगा और साथ ही साथ वे अपने आप को आत्मनिर्भर भी महसूस करेंगे। और जब उनकी शिक्षा खत्म होगी तो शिक्षा खत्म होने के बाद भी एक नागरिक के रूप में आत्मनिर्भर बनने के उनमें ज्यादा चांसेस होंगे, क्योंकि उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया है। तीसरा है शिक्षण के क्षेत्र में लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देना। लोकतांत्रिक मूल्य तभी बढ़ेंगे जब हम समावेशी शिक्षा का अनुपालन करेंगे, क्योंकि लोकतंत्र का जो लोकतंत्र की जो नींव है वो क्या है? समानता, समता। और यदि समानता नहीं होगी तो लोकतंत्र भी नहीं होगा। चौथा है विशेष आवश्यकता वाले बालकों के संबंध में फैली भ्रांतियों को दूर करना। समाज में ऐसी भ्रांतियां होती हैं, समाज में ऐसी मानसिकता होती है कि जो बच्चे दिव्यांग होते हैं तो उनके लिए कहा जाता है कि पढ़ना लिखना तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम मत पढ़ो। ऐसे बहुत सारे उदाहरण भरे पड़े हैं जिन्होंने समाज के ऐसी मानसिकता को बिल्कुल सिरे से नकार दिया और अपने आप को किसी से कमजोर ना समझते हुए अपनी जो भी कमजोरियां थी उन्हें उन्होंने खूबियों के रूप में बदल दिया और समाज के रूप में एक उदाहरण बन करके खुद को प्रस्तुत किया। बहुत सारे उदाहरण
भरे पड़े हैं। विज्ञान में भी देखें तो स्टीफन हॉकिंग का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जिनका पूरा का पूरा शरीर ही विकलांग था, केवल उनका दिमाग चलता था और 2 उंगलियां चलती थी, जिसके बदौलत उन्होंने विज्ञान में बहुत सारे खोज किए थे। और ऐसे बहुत सारी हस्तियां हैं जिन्होंने ऐसी भ्रांतियों को दूर किया कि जो विशेष आवश्यकता वाले व्यक्ति होते हैं वो अन्य व्यक्तियों की तुलना में कमजोर होते हैं। तो ऐसी भ्रांतियों को दूर करने में भी सफलता मिलती है और यह समावेशी शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य भी है। अब आते हैं 5वें पॉइंट की ओर, बालकों में नैतिक मूल्यों का संचार करना। नैतिक मूल्य का भी विकास होगा जब समावेशी शिक्षा के तहत सभी प्रकार के बच्चे एक साथ पढ़ेंगे, क्योंकि जो सामान्य बच्चे होंगे वे असामान्य बच्चों को अपनी तरफ से सहयोग करेंगे, उनकी मदद करेंगे। इससे उनमें सहानुभूति की भावना का विकास होगा, परोपकार की भावना का विकास होगा। तो इस प्रकार से नैतिक मूल्य का संचार उनमें होगा। तो आज का ये जो क्लास था हमारा, ये समावेशी शिक्षा के ऊपर आधारित था। उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो आप लोग इसे लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करोगे हमारा मोटिवेशन उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा और हम आपके लिए इसी तरह से कार्य करते रहेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और डीपली अध्ययन करते रहिए।